Hey everyone, so today we talk about some essential elements. So basically इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वो essential elements किन्हें हम essential elements कह रहे हैं, क्या इनकी क्राइटेरिया हैं. अब बेसिकली हम जानेंगे कि कौन कौन से essential elements हैं. अगर मैं बात करूँ essential elements की, so basically essential elements को हम शॉर्ट में डबल ही कह देते हैं, या फिर मैं कहूँ कि क्या असेंशियल एलिमेंट्स की हमें ज़रूरत है या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं. तो बेसिकली हम इसको फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं. एक आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो दो चीज़ें आप याद रखिएगा कि हम असेंशियल एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. एक है मैक्रो एंड दूसरा है माइक्रो. अगर मैं बात करूं मैक्रो की, तो मैक्रो क्या है, बेसिकली टोटल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं होते हैं एसेंशियल एलिमेंट में, टोटल 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं एंड 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. तो बेसिकली आप समझ जाइए, मैंने आपको पहले ही बताया था टोटल एसेंशियल एलिमेंट्स जब मैंने आपको बताए थे, तो वो मैंने आपको बताए थे कि 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा. अब मैं बात करती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्रो की, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की. सो बेसिकली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, टोटल 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. देखो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं रिक्वायर मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई मैटर. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये कितने रिक्वायरमेंट होते हैं, कि कितनी किस चीज़ की कितने रिक्वायरमेंट होती है इन्हें, मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई मैटर. और वहीं अगर मैं बात करूं माइक्रो की, तो ये क्या रिक्वायर होते हैं, जस्ट इसका अपोजिट. यहाँ मैं कह रही हूँ आपको मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई मैटर, बट माइक्रो में क्या होता है, रिक्वायर्ड लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई मैटर. सो ये मोर देन की बात कर रहा है मैक्रो में, और माइक्रो में लेस देन 10 मिलीमोल होता है. आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मैक्रो कितनी रिक्वायर कर रहा है और मैक्रो याद रखो मोर. ठीक है, मैक्रो से आप याद रखो मोर, वो क्या करेगा, मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई मैटर की उसकी रिक्वायर्ड होती है. वहीं माइक्रो में आप कम में ले लीजिए, और माइक्रो क्या होता है, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई मैटर उसको चाहिए होता है. अब बेसिकली मैक्रो की अगर मैं बात करूं, मैक्रो में कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं वो देख लेते हैं. तो हम इसको एक शॉर्ट में ले लेते हैं, कौन PCM PS. कौन PCM PS करके हम इसको एक शॉर्ट में याद करने का तरीका बना लेते हैं. तो बेसिकली C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन. तो बेसिकली मैंने इसको एक शॉर्ट में बना दिया है कौन PCM PS. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में बेसिकली 9 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब ये 9 एलिमेंट्स को याद करने का शॉर्ट तरीका है कौन PCM PS. C का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, N का मतलब नाइट्रोजन. बेसिकली मैंने ये इस तरीके से इसलिए लिखा हुआ है कि आपको याद रह सके कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. P का मतलब पोटेशियम, C का मतलब कैल्शियम, M का मतलब मैग्नीशियम एंड P का मतलब फॉस्फोरस एंड S का मतलब सल्फर. तो कौन PCM PS को मैंने इस तरीके से बनाया है कि आपको याद हो जाए. और ये ये क्या है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये याद रखिएगा. ये क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और ये टोटल कितने हैं, 9. कौन PCM PS, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सल्फर. सो दीज आर दी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. अब बात करती हूँ मैं माइक्रो की. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अभी बताया मैंने, ये कितने होंगे, ये रिक्वायर करते हैं लेस देन
10 मिलीमोल पर केजी ड्राई मैटर। अच्छा, हम इसमें हर चीज़ में ड्राई मैटर बोल रहे हैं। क्यों ले रहे हैं हम ड्राई मैटर? देखो, ड्राई मैटर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो एक वाटर है, वाटर एक टाइम अगर वो ड्राई नहीं है, उसमें वाटर की अमाउंट है, तो वो चीज़ में अगर वाटर की अमाउंट कम होती है तो वो चीज़ का उसमें चेंजेस आएंगे। अब वाटर की अमाउंट बढ़ती है तब भी चेंजेस आएंगे, तो वाटर बढ़ सकता है, घट सकता है। इसीलिए हम क्या लेते हैं? ड्राई मैटर लेते हैं, जिससे हमें एक एग्जैक्ट अमाउंट पता चलती है। तो याद रखिएगा कि आप ड्राई मैटर लेंगे तो लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई मैटर की यहाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट में रिक्वायर होती है, और मैक्रो में मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई मैटर की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पे हमने देखा कि कौन पीसीएम पीएस हमने देखा था, जो कि बता रहा है 9 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। अब यहाँ पे क्या है देखिए, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, निकेल, क्लोरीन और आयरन। ये क्या है? ये 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो जिसमें हमने कौन पीसीएम पीएस देख लिया, वो मैक्रो हो गया, और ये माइक्रो हो गया। अब आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो कि आपको जिस तरीके से इसको आप शॉर्ट में समझने के लिए जिस तरीके से भी आप इसे डिफाइन कर सको, आप उस तरीके से बना लीजिए। सो मॉलिब्डेनम, बोरॉन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, निकेल, क्लोरीन एंड आयरन, ये 8 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जो कि कैसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं? माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। सो बेसिकली ये तो हो गया बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट्स होते कौन कौन से हैं। अब बात करूँ मैं अगर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, तो बेसिकली से हमने 4 बेसिक फंक्शंस में डिवाइड किया है। वैसे तो हम इनको डिटेल में जब पढ़ेंगे 1 बाय 1 अलग अलग फंक्शन है, लेकिन हम बेसिक फंक्शंस तो देते हैं, तो हम एसेंशियल एलिमेंट के 4 फंक्शंस लेते हैं। तो पहला फंक्शन अगर मैं देखो कोई भी मैं प्लांट को ले लूँ, तो सबसे पहले उसको डेवलपमेंट होगा अगर, तो सबसे पहले उसको क्या बनेगा? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। हम सबसे पहले इनकी बात करेंगे, ठीक है। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और वो कैसे एलिमेंट्स होते हैं? स्ट्रक्चरल एलिमेंट। सो ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स क्या करते हैं? बेसिकली ये बनाते हैं सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो याद रखिएगा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को बनाने में कौन हेल्प करेंगे? स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि सेल वॉल बनाई मैंने, ठीक है। एक सेल प्लांट में क्या है? सेल वॉल बनी है। तो प्लांट में सेल वॉल किसकी? एक नॉर्मल प्लांट की बात करी, सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। अब सेल्यूलोज की बनी होती है। बेसिकली सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सेल्यूलोज क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? कार्बन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा और ऑक्सीजन भी मिलेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है, ये किससे बनी होती है? स्ट्रक्चरल एलिमेंट से बनी होती है। कैसे? जब मैं ले रही एक सेल वॉल की बात कर रही हूँ, जो कि किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। और सेल्यूलोज क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है हमारे? किससे बनी होगी वो? कार्बन से बनी हो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी होगी। क्या? हमारी सेल वॉल। तो पहली चीज़ तो ये आ गई। सेकेंड देखिए, डीएनए के फॉर्मेशन में भी क्या होता है यहाँ पे? बेसिकली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनए के फॉर्मेशन में। कैसे? देखो, डीएनए है, डीएनए किससे बनता है? नाइट्रोजन से बनता है। और नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन इज ए एसेंशियल एलिमेंट। और कौन सा एसेंशियल एलिमेंट है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है ये। सो बेसिकली सेल वॉल के फॉर्मेशन में, सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में या डीएनए के फॉर्मेशन में बेसिकली हम यहाँ पे क्या लेंगे? एसेंशियल एलिमेंट लेंगे, जिन्हें हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी कह रही हैं, जो कि किसकी तरह वर्क करते हैं? एक बायो मॉलिक्यूल की तरह वर्क करते हैं। इसीलिए हम उन्हें क्या कह रहे हैं? एसेंशियल एलिमेंट्स। पहला फंक्शन तो हमने देख लिया कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, डीएनए के को बनाने में बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट हेल्प कर रहे हैं। सेकंड देखो,
एंजाइम्स, एंजाइम्स का हम जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है एक प्लांट में। सो बेसिकली एंजाइम्स को भी बनाने में ये हेल्प करते हैं। अब वो कैसे, देखो एंजाइम्स किससे बने होते हैं, बेसिकली एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन से। बेसिकली याद रखिएगा एंजाइम प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन से बने होते हैं। सो बेसिकली एंजाइम्स को भी बनाने में कौन हेल्प करता है, एंजाइम्स को भी बनाने में बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट ही हेल्प करते हैं। जैसे कि देखो बॉडी में एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी में कौन हेल्प करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी में करते हैं कोफैक्टर हेल्प। और कोफैक्टर कौन कोफैक्टर में आपके आयरन ये वो किस में आ जाते हैं, कोफैक्टर में आ जाते हैं। तो एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स कोफैक्टर की तरह काम कर रहे हैं। कोफैक्टर कैसे, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, बेसिकली प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन दोनों आ रहे हैं, तो ये क्या है, कोफैक्टर की तरह वर्क कर रहा है। तो एंजाइम को भी बनाने में कौन हेल्प करते हैं, बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट हेल्प करते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ मैग्नीशियम, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम मैग्नीशियम एक एक्टिवेटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम एक्टिवेटर है। अब देखो बेसिकली यहाँ पे मैंने ले लिया रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है। रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट ले लो, या फिर कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजिनेज, या फॉस्फोफिनाइलेज, या पाइरुवेट, ये सबको कौन एक्टिवेट करता है, बेसिकली मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है। मैग्नीशियम का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल देखिए कैसे होता है। देखो आपको पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, हमने देखा है। तो बेसिकली देखो अगर मैं बात करूँ फूड कैसे बन रहा है, मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल ए बी इन सब की हेल्प से क्या होता है, वो ये लाइट को कैप्चर करते हैं, और लाइट को कैप्चर करने से क्या होता है, फूड बनता है। इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, उसी को हम कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस। और लाइट को कैप्चर कौन कर रहा है, क्लोरोफिल। अब देखिए अगर मैं क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखती हूँ तो कुछ इस तरीके से होता है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होता है उससे चारों तरफ से, इस तरीके से बेसिकली क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है। मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, चारों तरफ से नाइट्रोजन होता है, एंड ये एक दूसरे से कुछ इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, लाइक दिस। सो बेसिकली जो मैग्नीशियम होता है ये भी किस में हेल्प कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अब देखिए हमने पढ़ा है उसमें C3 प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ, या C3 साइकिल की बात करूँ, मैंने आपको उसमें आपको पता है RUBP, रुबिस्को की बात की जा रही है। RUBP में क्या होता है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड I, ठीक है, और यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम होता है, और ये क्या बनाता है, फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है, फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। तो बेसिकली फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा तो यहाँ पे क्या चाहिए, ये जो रुबिस्को की एक्टिविटी होती है, बेसिकली जो रुबिस्को एंजाइम की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, रुबिस्को एंजाइम बेसिकली क्या करता है, ये कब बनाता है, फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस की साइकिल चलाने में हेल्प करता है। लेकिन इसको एक्टिवेट कौन करता है, इसको एक्टिवेट करता है मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम एक्टिवेट होता है तभी रुबिस्को एंजाइम वर्क करता है। विदाउट मैग्नीशियम रुबिस्को एंजाइम वर्क नहीं करेगा। तो बेसिकली रुबिस्को एंजाइम को जब मैग्नीशियम एक्टिवेट करेगा तभी हमें फॉस्फोग्लिसरेट मिलेगा। तो इस तरीके से C3 साइकिल में हमें हेल्प कर रहा है ये। वही मैं अगर बात करूँ C4 साइकिल, C4 साइकिल में आता है PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है। तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आया, साथ में PEP केज आया। ये एंजाइम है जो बेसिकली यहाँ पे
आगे को C4 साइकिल को आगे को चलाएगा। तो बेसिकली इस एंजाइम, ये एंजाइम भी कब एक्टिवेट होगा, जब वहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। तो बेसिकली मैग्नीशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, अब मैं वहीं बात करूँ रेस्पिरेशन की। ये तो हमने देख लिया कि फोटोसिंथेसिस में C3 साइकिल देख लिया, C4 साइकिल देख ली। अब मैं बात करूँगा रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन में क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बनता है, पाइरुवेट बनता है, ये वाली साइकिल को हम बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, पाइरुवेट बनता है, ठीक है। और ये पाइरुवेट क्या बनाता है, बेसिकली ये एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है। ग्लूकोज से पहले पाइरुवेट बनता है एंड देन ये पाइरुवेट से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम। और पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनाने में जो एंजाइम यूज होता है उसे कहते हैं पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो बेसिकली पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है, बेसिकली इसे एक्टिवेट कौन करता है, इसे भी एक्टिवेट मैग्नीशियम करता है। तो बेसिकली रेस्पिरेशन में भी कौन हेल्प कर रहा है, मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो बेसिकली याद रखिए, मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहा है। क्योंकि क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में हमें पाइरुवेट तो मिल गया, ठीक है, हमने ग्लूकोज को तोड़ के पाइरुवेट बना दिया, लेकिन अब ये अभी तक तो ये क्लोरोप्लास्ट में चल रही होती है। अब ये साइकिल चलनी होती है बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरुवेट नहीं जा सकता, तो तब वो क्या बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है। और उस एसिटाइल कोएंजाइम को बनाने में कौन हेल्प करता है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि कब एक्टिवेट होगा, जब वहां पे मैग्नीशियम होगा। तो बेसिकली मैग्नीशियम आपने देख लिया कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी में किस तरीके से मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैं क्यों एंजाइमेटिक एक्टिविटी की बात कर रही हूँ। अब देखिए, वैसे मैं अगर बात करूँ जिंक की, जिंक जो होता है ये एक्टिवेटर होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का। वही मॉलिब्डेनम की अगर मैं बात करूँ तो मॉलिब्डेनम जो होता है ये एक्टिवेटर होता है नाइट्रोजिनेज का। अभी हम इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं किस किस चीज़ों की बात कर रही हूँ। वहीं अगर मैं, अब देखो, अगर मैं नाइट्रोजिनेज की बात कर रही हूँ, ठीक है, अभी मैंने बताया कि मॉलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज में कर रहा है। नाइट्रोजिनेज की बात क्या कर रही हूँ मैं, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन किस तरीके से होता है, जो नाइट्रोजन होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, 78% नाइट्रोजन होती है। बट ये क्या है, अनयूजेबल है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्रोकैरियोट क्या करते हैं, देखो ये ब्रेक डाउन करते हैं, इसको नाइट्रोजन का ब्रेक डाउन करते हैं। तो जब नाइट्रोजन का ब्रेक डाउन होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पे मिलता है अमोनिया। और उसका ब्रेक डाउन करता कौन है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम बेसिकली इसको जो ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करता है अमोनिया में। तो बेसिकली नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है अमोनिया में। ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये भी किसकी वजह से एक्टिवेट होता है, मॉलिब्डेनम और आयरन कंपाउंड की वजह से। तो याद रखिएगा, जो नाइट्रोजिनेज है ये क्या है, मॉलिब्डेनम और आयरन कंपाउंड है। ये चीज़ भी आई होप आपको समझ में आई होगी। साथ ही साथ देखिए, जैसे मैं बात करूँ एटीपी की, आपको पता है एटीपी के बारे में कि एटीपी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, एनर्जी रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। पी का मतलब क्या है, फॉस्फोरस है। तो आप समझ जाइए कि बेसिकली जब तक फॉस्फोरस नहीं होगा तब तक आपको एनर्जी नहीं मिल सकती है। पी फॉर क्या है, इसकी अगर फुल फॉर्म देखो तो हम इसकी फुल फॉर्म कहते हैं एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब कि एनर्जी बनना है, एनर्जी का फॉर्मेशन होना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, फॉस्फोरस ग्रुप चाहिए। वहीं देखो, अगर प्लांट्स में बात करूँ क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल क्या कर रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। और क्लोरोफिल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम भी था। तो बेसिकली मैग्नीशियम की बात करूँ मैं, फॉस्फोरस ग्रुप की बात करूँ, तो ये सारे के सारे क्या हैं, एसेंशियल एलिमेंट है। और ये कहीं ना कहीं हमें कहूँ मतलब कि प्लांट्स को क्या है, ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। वैसे हमारी बॉडी में भी क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं जो बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट्स की ही हेल्प से बने हुए हैं। अब देखो, मैं अगर एंजाइम की बात करूँ,
ये क्या, वो क्या है, वो वाटर लविंग है, ठीक है, वाटर लविंग है। सो बेसिकली देखो आयरन क्या है, आयरन है वो क्या करते हैं बेसिकली प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं बात करूँ आयरन की तो ये क्या करते हैं, प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली आयरन का अगर हम फंक्शन देखें तो वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली मैं कहूँ अगर मेंटेनेंस की तो वाटर के मतलब कि मेंटेनेंस का काम बेसिकली कौन करते हैं, ये भी एसेंशियल एलिमेंट्स करते हैं। वो देखो वो कैसे, अगर मैं बात करूँ ऑस्मोटिक पोटेंशियल की, ऑस्मोटिक पोटेंशियल में मैं दो पार्ट में से डिवाइड कर देती हूँ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। अगर मैं इनकी बात करूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। सो बेसिकली क्या है देखिए, आपने देखा होगा ये क्या करते हैं बेसिकली वाटर के मूवमेंट को चेंज कर देते हैं। और वो कैसे करते हैं देखिए, ये स्टोमेटा है, समझ लीजिए ये क्या है, एक स्टोमेटा है, ठीक है, ये क्लोज स्टोमेटा है। तो बेसिकली हुआ क्या, इस क्लोज स्टोमेटा के अंदर एंटर कर दिया है पोटेशियम ने। जैसे ही पोटेशियम यहाँ अंदर ऐड होगा, यहाँ अंदर ऐड हो गया है अब पोटेशियम। पोटेशियम के ऐड होते ही क्या होगा, पीछे पीछे पोटेशियम जो पोटेशियम से बड़ा आयरन से बड़ा प्यार करता है आपका, पोटेशियम आयन से पोटेशियम आयन को बहुत अच्छा मानता है बेसिकली वाटर। तो वो क्या होगा, इसके पीछे पीछे चला जाएगा। पोटेशियम जैसे ही स्टोमेटा के अंदर एंटर करेगा उसके पीछे पीछे ही वाटर भी चला जाएगा। और वाटर के जाते ही क्या होगा, जो स्टोमेटा अभी क्लोज खुल जाएगा। और अगर स्टोमेटा खुल गया तो ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा गैसेस एक्सचेंज में। तो बेसिकली याद रखिए जो आयन है, पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन में जो होता है वाटर लविंग होता है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ही पोटेशियम आयन कहीं भी एंटर करेगा पीछे पीछे क्या होगा, वाटर भी मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं स्टोमेटा लेती हूँ, वो क्लोज स्टोमेटा है, जैसे ही वाटर एंटर करेगा वो स्वाइल अप हो जाएगा तो स्टोमेटा खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, और जिससे क्या होगा, वो गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करेगा। सो ये कुछ मैंने आपको बताया कुछ फंक्शन बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट का। अब हम इसके बाद वन बाय वन यूजेस देखेंगे, क्या नाइट्रोजन का यूज़ है, फॉस्फोरस का यूज़ है, बेसिकली वन बाय वन सबका यूज़ देखेंगे। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।